CSI नेट क्या होता है, UGC नेट क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है और कब देना चाहिए, कौन बच्चे दे सकते हैं, किस सब्जेक्ट से दे सकते हैं, और जब मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए तो मेरे को क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये बहुत सारे बच्चे का क्वेरी होता है। तो इस CSI नेट और UGC के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या जॉब आपको मिल सकता है UGC CSI नेट निकालने के बाद और कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा और आपको लाइफ में आगे जाने के लिए आप एज मिलेगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको गैदर कर सकते हैं इस वीडियो से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल UGC नेट और CSI नेट ये दोनों जो एग्ज़ाम है वो बस सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वाइट लिटिल बिट है। जैसे मैं अगर UGC नेट का बात करूँ तो ह्यूमैनिटीज़ के, सोशल साइंस के बच्चे, आपका कॉमर्स के बच्चे, मैनेजमेंट के बच्चे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब बच्चे दे सकते हैं UGC नेट का। मास्टर्स के बाद, मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं या मास्टर्स का फाइनल ईयर में है या मास्टर्स आपका हो चुका है और जनरल से 55% मार्क्स है, यार आपका SC ST OBC से बिलोंग करता है 50% मार्क्स है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो आप फाइनल ईयर में नहीं तो मास्टर्स के बाद आप दे सकते हैं। CSI नेट का अगर बात बताऊँ तो ये स्पेसिफिकली साइंस बच्चे के लिए होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंसेज, आर्थ साइंसेज, इसके लिए होता है स्पेसिफिकली। और अगर आप मास्टर्स में हैं और आपके पास 55 सेम क्राइटेरिया तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब दोनों एग्जाम आपका जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों एग्जाम में 2 क्राइटेरिया होता है। जैसे भले हो सकता है पेपर में पैटर्न में थोड़ा अलग हो, बट अगर आप डिफरेंस देखिएगा तो जो आपका UGC नेट है और CSI नेट है, दोनों में आपका JRF और लेक्चरशिप होता है। ठीक है, मोटा मोटी अभी तो एक क्राइटेरिया ऐड किया गया है PhD, ओनली फॉर PhD, वो पहले नहीं था। अगर पहले का बात करो, मोटा मोटी बात करो, मेन जो फायदा है आपका CSI नेट और UGC देने के बाद कि आपको लेक्चरशिप्स के लिए आप एलिजिबल रहिएगा और JRF की अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप PhD जाने के लिए विथ फेलोशिप आप एलिजिबल होते हैं। आप इस चीज़ को और क्लियरली बताता हूँ, आप जब भी CSI नेट या UGC नेट के लिए अपियर होइएगा तो आपको 2 चीज़ें भरना पड़ता है, अभी 3 चीज़ें भरना पड़ता है। पहले क्या होता था, एक तो होता है कि आप ये एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करते हैं तो देन यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, वेदर इट इज़ प्राइवेट और द गवर्नमेंट। मतलब आपके पास अगर CSI नेट क्वालिफाई है या आपका UGC नेट क्वालिफिकेशन है ओनली फॉर द लेक्चरशिप आर टॉकिंग अबाउट, तो आप इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द UGC नॉर्म। अगर इसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं तो एक और क्राइटेरिया होता है कि JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को इसलिए देते हैं क्योंकि उन लोगों को PhD करना होता है। आप बोलिएगा सर PhD तो ऐसे भी जा सकते हैं, ओनली फॉर PhD कैटेगरी भी तो है यहाँ पर, बट वहाँ पर क्या होता है, जब आप JRF क्वालिफाई होते हैं तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है बच्चे लोगों को एक हाइप भी है बोल सकते हैं, और प्रोफेसर और साइंटिस्ट की तरफ से भी होता है कि बच्चे अच्छे बच्चे हैं और ज़्यादा पढ़े लिखने में अच्छे हैं, ज़्यादा नंबर स्कोर किए हैं, कहीं ना कहीं वो तो होता ही है। तो क्या होता है कि आप जब भी वो UGC नेट या CSI नेट जब क्वालिफाई कर लेते हैं, JRF क्वालिफाई करते हैं, तो वो JRF का क्वालिफिकेशन दिखा के आप PhD में अपियर हो सकता है, जहाँ पर आपको एक फेलोशिप मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। जैसे आपको देखिएगा अभी बढ़ गया फेलोशिप, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपको 37,000 पर मंथ प्लस HRA मिलता है। HRA मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, वो सिटी टू सिटी वेरी करता है, कहीं 7,000, कहीं 8,000, कहीं 10,000। और आपका होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब 2 साल के बाद आपका वो SRF में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पर आपको अराउंड 42,000 पर मंथ प्लस HRA आपको मिलता है। तो ये सुविधा आपका JRF के लिए मिलता है। उसके साथ साथ आपको नेट अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप जितना भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप है वो भर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, तो अगर आप CSI नेट और UGC क्वालिफाई करते हैं तो उसके साथ साथ जितना भी आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी आपका NGOs है, वहाँ पर एक आपका ऑल इंडिया लेवल का क्वालिफिकेशन होता है। मतलब आप हो सकते हैं UP से पढ़े हैं, आप हो सकते हैं बिहार से पढ़े हैं, हो सकता है आप वेस्ट बंगाल से पढ़े हैं, सबका आपका मार्किंग का क्राइटेरिया अलग होता है, सब में आपका मार्कशीट अलग होता है, सबका बोर्ड में एवेल्यूशन का तरीका अलग होता है। जब भी आप ऑल इंडिया लेवल में आप कोई भी चीज़ के लिए कम्पीट करते हैं तो वहाँ पर आपके पास स्पेसिफिकली एक ऑल इंडिया लेवल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि यू हैव क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन, और आपके पास वो क्वालिटीज़ है जिसके लिए वो मांग कर रहे हैं। जैसे आपका UGC नेट देख लीजिए, आप CSI नेट देख लीजिए, आप कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम देख लीजिए, क्योंकि कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या आपको यूनिवर्सिटी में जॉब लेना है तो आपके पास एक सेंट्रल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे साइंस के बच्चे के लिए गेट भी है, तो ये क्वालिफिकेशन होने के बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में आपका जॉब सिक्योर करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाता है। जैसे आप आगे देखिएगा आर्ट्स बच्चे के लिए कि नीति आयोग बोल के एक डिपार्टमेंट है हमारे गवर्नमेंट में, मतलब एक थिंक टैंक की तरह माना जाता है नीति आयोग को। तो आप वहाँ पर एज ए रिसर्च एनालिस्ट, एज ए कंसल्टेंट, एज ए रिसर्च ऑफिसर की तरह काम कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये तो मैं मान लिया कि वी आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, लेक्चरशिप, बट सर जॉब नहीं मिलता है और जहाँ भी अप्लाई करते हैं हम लोगों को मिलता ही नहीं, हम कर करके थक चुके हैं। तो डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि अगर आप आपका CSI नेट क्वालिफाई है और नेट क्वालिफिकेशन है उसके बेस में अप्लाई कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हर्डल्स फील हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पीएचडी होता है ऑलरेडी, नेट के साथ पीएचडी भी होता है और फिर अप्लाई करते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उसको तो लिया जाता ही है, मैं मानता हूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉन्स्टेंटली अप्लाई करते हैं, नॉट ओनली फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बट ऑल्सो फॉर द रिसर्च ऑफिसर, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट, और द साइंस के फील्ड में बताओ तो JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पोस्ट होता है। बहुत सारे एनजीओज होते हैं, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कि जितना भी आपका पोस्ट निकलता है, अभी वहाँ पर मांगा जाता है कि आपके मास्टर्स होना चाहिए या बैचलर होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और उसके साथ साथ देखिएगा 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। अब ये जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, बच्चे वहाँ घबरा जाते हैं कि सर मास्टर तक तो ठीक था, अब एक्सपीरियंस कहाँ से ले आए। इसीलिए बोलते हैं कि कहीं भी आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओज में, गवर्नमेंट इंटर्नशिप करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप अप्लाई कीजिए। घर में मास्टर्स के बाद बैठे मत रहिए, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं कीजिएगा तब तक आपको नहीं मिलेगा। 10-12 एप्लीकेशन से आपको कोई भी तरह का जॉब नहीं मिलना है। आपको रिगरसली, कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा मात्रा में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपको कहीं ना कहीं 1-2 जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऑफर मिलेगा, तब जाके आप कर सकते हैं। रिसेंटली एक गेस्ट फैकल्टी का आपका DU में निकला था, एक पोस्ट के लिए 800 बच्चे अप्लाई किए थे। आप बताइए, एक पोस्ट के लिए अगर 800 बच्चे अप्लाई करेंगे तो कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा हाई है। तो आप 10-12 एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद ये एक्सपेक्टेशन तो एटलीस्ट मत कीजिए कि मेरा अप्लाई करते मेरे को हो जाएगा। भले आपके पास आप एलिजिबल होते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन वो होता है वहाँ जाने के लिए, बट बहुत सारी चीज़ें और मैटर करता है। आप कहाँ से पढ़े हैं, आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है उस दिन आपका इंटरव्यू कैसे होता है, और बहुत सारे रिकमेंडेशन का मैटर भी है जो डिपेंड करता है आपका ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट। बट मास्टर्स के बाद सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप आप गवर्नमेंट में नहीं, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई तो कर दी, हो सकता है पे स्केल आपको कम मिले, बट वो एक्सपीरियंस काउंट होता है। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में घुसना आपका डिफिकल्टीज़ में मान सकता हो सकता है कि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बट एसोसिएट प्रोफेसर में नहीं होता है। इसलिए अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको एक्सपीरियंस गेन करते हैं और फिर एसोसिएट में जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारा चीज़, आपका कंपटीशन घट जाता है, आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। तो घर में बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मानता हूँ मिलना टफ होता है, बट आपको अप्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में करना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कीजिए, या जो स्टेट में आप जाना चाहते हैं उस स्टेट के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ICCHR हो गया, आपका ICHR हो गया, NCERT हो गया, IGNOU हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट है, अगर साइंस के बच्चे बोलो तो बार्क हो गया, DRDO हो गया, ISRO हो गया, इतना सारे CSIR लैब है, इतना सारे DBTs लैब है, इतना सारे यूनिवर्सिटीज़ है, सब जाकर अपॉर्चुनिटी खोलिए। कैरियर्स का पेज होता है, हर कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा उसका एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर ऐसे बोल के आपको पेज मिलेगा ही मिलेगा। मानना पड़ेगा कि हाँ कंपटीशन है, अप्लाई बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे को जॉब मिलेगा। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई आपको रिगरसली करना पड़ेगा। हो सकता है आपको पे स्केल कम मिले, हो सकता है जहाँ पर गए वहाँ पर टॉक्सिक कल्चर हो सकता है आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है, बट याद रखिएगा मास्टर्स के बाद जो भी आप कीजिएगा वो आपका एक्सपीरियंस में काउंट होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और जब कोई परमानेंट पोजीशन गवर्नमेंट में निकलेगा तो याद रखिएगा आपको एज मिलेगा। जो बच्चे PhD करके एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं या जो मास्टर्स करने के बाद चीज़ें एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं उसको प्रॉफिट मिलता है, और कहीं ना कहीं रैंक अच्छा होता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, चीज़ें आपको पता होता है, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आपके साथ बायस होगा और आपको मिलने का चांस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दोज हु डिडंट डू एनीथिंग आफ्टर मास्टर्स। ये चीज़ याद रखिएगा। मैं पहले वीडियो में बताया था और अभी बताता हूँ। वीडियो को आई होप आपको अच्छा लगा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके साथ मैं जुड़े रहता हूँ। कमेंट का रिप्लाई हो सकता है बहुत लेट दे पाऊँ मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का रिप्लाई देते देते आता हूँ, बट कमेंट का रिप्लाई जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा और बहुत सारे सोशल मीडिया में चैनल है, जैसे इंस्टाग्राम में अराउंड 34,000 के आसपास फॉलोवर है, लिंक्डइन में मेरा 16,000 के आसपास फॉलोवर है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं 20,000 के आसपास फॉलोवर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम पूर्वक, आदरपूर्वक